अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। किन दिनों हवाओं का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और किसी जमाने में इमरान खान साहब के इंतहाई करीब समझे जाने वाले जहांगीर तरीन की जानिब है। जहांगीर तरीन को कौन नहीं जानता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के असल खालिक जहांगीर तरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की सबसे काबिल एतमाद, काबिल भरोसा, क्रेडिबल खिलाड़ी जहांगीर तरीन। बकौल ऑपोजिशन जहांगीर तरीन इमरान खान साहब की ATM भी रह चुके हैं। जहांगीर तरीन के बारे में अगर ये कहा जाए कि सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने जब जनूबी पंजाब के विकेट पर बॉलिंग की तो बहुत सारी विकेटें उड़ाई और उन विकेटों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कराने का सेहरा भी जहांगीर तरीन के सर है। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के वो फास्ट बॉलर हैं कि जो जब जहाज उड़ाते थे तो बहुत सारे पंछियों को अपने जहाज में बिठाकर बड़ी गाला पहुंचाते थे। उन पंछियों के गले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुर्ख रंग का मफलर पहनाया जाता था। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी विकेटें उड़ाने के काबिल हो जाती थी। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के वही काबिल एतमाद, काबिल भरोसा, वही क्रेडिबल साथी हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर एक मखलूत गवर्नमेंट बनाने के लिए इत्तेहादियों के साथ जोड़ तोड़ किया, इत्तेहादियों से राब्ते तेज किए। और जहांगीर तरीन के बारे में समझा जाता है कि इनकी बात को कोई इनकार नहीं कर पाता था। जहांगीर तरीन का तूती बोल रहा था, जहांगीर तरीन का सितारा उरूज पर था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में उनका कलीदी किरदार था। आज वही जहांगीर तरीन FIA के शिकंजे में दिखाई दे रहे हैं। 2 FIRs का इंदराज है। 7 अप्रैल को उन्होंने बैंकिंग कोर्ट में पेश होना था। आज उनकी पेशी थी। वो अकेले पेश नहीं हुए, अपने साहबजादे के साथ गए। ना सिर्फ साहबजादे के साथ गए बल्कि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 MPAs और 3 MNAs भी गए। बिल्कुल वैसे ही गए जैसे कोई सियासी शख्सियत खुद को एहतसाब के लिए पेश करती है। जहांगीर तरीन आज मीडिया से बात करते हुए शिकवा कर रहे थे कि उनके साथ 1 साल से ये कुछ हो रहा है। जो लोग ये कर रहे हैं अब वो चुप नहीं रहेंगे, उनको बेनकाब किया जाएगा। लेकिन उनका हदफ क्या है? उनका हदफ एक ही है कि जहांगीर तरीन को कप्तान से दूर किया जाए। जहांगीर तरीन क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मेरे ऊपर 1 नहीं 2 नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। सारी पाकिस्तान की शुबों में जो 80 है ज़्यादा है, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया। और मेरा सवाल ये है कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। जुल्म बढ़ता जा रहा है। धर्म उछालने से, डिफेम करने से, ब्रेक चलाने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? मैं चाहता हूँ कि ये बातों को कोई जवाब तो दे। क्यों, आखिर क्यों इस तरफ जहांगीर तरीन के ऊपर FIR है? मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धके हुए? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। ये तो जहांगीर तरीन साहब के जज्बात हैं। लेकिन जब खुद इमरान खान साहब से जहांगीर तरीन के बारे में TV टॉक शोज के अंदर भी पूछा जाता है, हालिया रीसेंट जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, तो यूं लगता है कि इमरान खान साहब भी कहीं ना कहीं जहांगीर तरीन साहब को मिस जरूर करते हैं। लेकिन हो सकता है कि इमरान खान साहब को कोई मिस गाइड कर रहा हो, या जहांगीर तरीन से डिस्टेंस करने का मशवरा दे रहा हो, या जहांगीर तरीन को इस वक्त हुकूमत के लिए एक खतरा करार दे रहा हो, समझ रहा हो, इसलिए इमरान खान साहब उनसे दूर है, जैसे जहांगीर तरीन साहब अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं। इमरान खान साहब से जब टॉक शोज के अंदर सवाल होता है जहांगीर तरीन के बारे में, तो वो क्या राय रखते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। तो बुरा लगता है कि मैंने एक शख्स के साथ 10 साल गुजार लिए और एंड में ये शख्स इस तरह का निकला। अफसोस होता है। देखें, अभी तो खैर चल रहा है केस। हाँ, मुझे अफसोस होता है। खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा। जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हो रहा है, बारकैफ उसका शिकवा, उसका दुख, उसका गिला इमरान खान साहब के सीने में भी है। लेकिन आज जब जहांगीर तरीन साहब बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए हैं तो वहां पर उनके साथ राजा रियाज समेत 3 MNAs और 8 MPAs जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिन MPAs और MNAs को बैंकिंग कोर्ट रवाना होने से पहले जहांगीर तरीन के घर पर नाश्ता दिया गया। वहां पर एक बैठक हुई, एक सियासी बैठक हुई, सियासी इकट्ठ हुआ। उसके बाद ये सब लोग बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के साथ गए। तो राजा रियाज साहब से जब बात हुई मीडिया की, तो राजा रियाज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पेश की और बताया है कि खान साहब को अगर नेशनल असेंबली के अंदर एतमाद का वोट पड़ा है तो उसका सेहरा जहांगीर तरीन के सर है। यह भी बावर कराया कि अगर पंजाब में हुकूमत बनी है और बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं तो इसका सेहरा भी जहांगीर तरीन साहब के सर है। यह भी बताया कि नेशनल असेंबली के अंदर अगर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है तो इसका सेहरा भी जहांगीर तरीन के सर है। जहांगीर तरीन कौन है, बजुबाने राजा रियाज सुनते हैं कि राजा रियाज साहब क्या कह रहे थे। खान साहब ने एतमाद का वोट लिया है। वो एतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और खान साहब को इस पे
एक्शन लेना चाहिए जहांगीर तरीन के खिलाफ। ये जो जुल्म हो रहा है इसे फौरन बंद किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए राजा रियाज साहब हैं, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, जो परफॉर्मेंस शीट बयान कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में चैम गोइयां हो रही हैं कि वो एमएनएज और वो एमपीएज जो जहांगीर तरीन साहब के साथ गए थे, उनकी लिस्टें तैयार की जाए, इंटेरोगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इन लोगों का हदफ क्या है और किसको पैगाम देने की कोशिश की गई है। बाहरकैफ एक चीज़ जो एहतसाब के मामले में मुश्तरक है कि जब जब सियासी शख्सियात एहतसाब के लिए पेश होती हैं तो उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं, उन्हें हीरोज बनाकर पेश किया जाता है, उनको बकौल इमरान खान साहब नेल्सन मंडेला बनाकर पेश किया जाता है। माजी में जब नवाज शरीफ साहब या उनके हवारी पेश होते रहे हैं तो उस वक्त इमरान खान साहब क्या स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, और वही झलक आज बैंकिंग कोर्ट के बाहर भी दिखाई दी। जरा इमरान खान साहब को सुनते हैं। अरबों रुपए की करप्शन के चार्ज, वो जाके फूल फेंक रहे हैं लोग उसके ऊपर। मुझे ये बताएं कैसे करप्शन खत्म होगी जब आप माशरा जब इन करप्ट लोगों को एक्सेप्टेबल कर देगा। मैं अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि अगर आप इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे जो बड़े बड़े डाकू, क्या इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी लगी हुई है कि इनके पीछे पड़ा रहे? ये आप सबकी जिम्मेदारी है। हम आज इसलिए यहाँ हैं कि हमने चोरी एक्सेप्ट की, चोरों को एक्सेप्ट किया। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और कदर मुश्तरक है और वो ये है कि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा को नाब में पेश होना होता है तो उस वक्त एक धमकी आती है, और वो धमकी ये आती है कि वो अकेली नहीं जाएंगी, वो कारकुनान के साथ आएंगी। जब जब कोई सियासी शख्सियत जाती है तो उसके साथ कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जाती है, साथ में सियासी लोग जाते हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जाती हैं, हैवी वेट्स जाते हैं। आज वही जहांगीर तरीन के मामले में भी देखा गया है। अब किसको पैगाम दिया जा रहा है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन इस तमाम तर मामले के ऊपर क्या कह रही है, ऑपोजिशन इसको किस तरह से देख रही है। अज़मा बुखारी साहिबा ने गुफ्तगू की है, ऐसे इकबाल साहब ने गुफ्तगू की, ऑपोजिशन क्या कहती है, जरा ऑपोजिशन को भी सुनता है। जहांगीर तरीन साहब भी मंजर आम पे आए और आज मैंने देखा कि कोई 8 MNAs और 15 MPAs जो हैं उनके साथ उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ की। इसको मैं शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह यह है कि आज कोई जवाब दे कि इन तमाम MPAs MNAs को साथ ले जाकर जहांगीर तरीन साहब क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे। मैं जहांगीर तरीन के ऊपर बिल्कुल जो बनता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने इमरान खान के साथ नेकी की है, इमरान खान ने उसकी कमर में छुरा घोंपा है। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी वही हो रहा है और मुझे इंतजार है कि ये अपने सिलेक्टर्स को डंक कब मारेंगे। अब बात तो चीनी की है, चीनी का मामला है जिसके बाद ये इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का मामला महज चीनी का नहीं है। असल में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 3.25 अरब रुपए का मामला है कि किस तरह JDW से ये पैसे फारूकी पल्प जो उनके दामाद की फैक्ट्री है उसको ट्रांसफर किए जाते हैं और उससे फिर पूरी फैमिली 3.25 अरब रुपए हड़प कर जाती है, और किस तरह ओपन मार्केट से डॉलर्स खरीदे जाते हैं और कैसे पैसे मनी लॉन्डर किया जाता है। लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जायदादें बनाई जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, कॉर्पोरेट फ्रॉड का एक मामला है जो जहांगीर तरीन साहब के अगेंस्ट चल रहा है। सिर्फ चीनी का मामला नहीं है, ये मामला इतना सादा नहीं है बल्कि पेचीदा मामला है। एक और अहम चीज ये है कि इस मामले को इंटेरोगेट FIA कर रहा है। FIA की जुरिस्डिक्शन से मुताल्लिक जहां जहांगीर तरीन साहब ने सवाल उठाया है, उनके काउंसिल ने सवाल उठाया है, वही ऑपोजिशन भी उठा रही है कि जब ऑपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है तो नैब हरकत में आता है। इन्वेस्टिगेशन की सतह के ऊपर उनको गिरफ्तार किया जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है, उनको जिस्मानी रिमांड पर रखा जाता है, जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है, उनको नैब के सेल्स में रखकर टॉर्चर किया जाता है। लेकिन यहां जहांगीर तरीन साहब पर FIRs का इंदराज होता है। ये FIRs बेलेबल होती हैं, ये नॉट बेलेबल नहीं होती, काबिल जमानत होती हैं। वो जमानत कबल गिरफ्तारी कराते हैं और धड़ल्ले से फिरते हैं। क्या वजह है? क्या वाकई अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है? क्या वाकई सबके लिए यकसा एहतसाब है, या यहां जहांगीर तरीन साहब को ढील देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भी इस तरह के केसेस बने। आपको याद होगा 3 महीने नैब हेडक्वार्टर्स के अंदर रहे, उसके बाद जेल जाना पड़ा, नासाजियत तबाह भी हुई। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है, यहां अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले साल से ये केसेस चल रहे हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन फाइंडिंग्स भी पेश कर देता है। जहांगीर तरीन ये जरूर कह रहे हैं कि 80 शुगर मिले हैं, 9 बनती हैं, उनमें से 3 मेरी शामिल कर ली जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक हुकूमत वक्त ने गिरफ्तार किसको किया है? अब तक क्या सब्सटैंशियल एविडेंसेस आए हैं? अब तक सॉलिड प्रूफ्स क्या आए हैं और उस पर मंतकी अंजाम तक कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा? इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA खुर्रम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम लगारी साहब आपके वक्त के लिए। आज जहांगीर तरीन साहब बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए और अकेले पेश नहीं हुए बल्कि उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले MPAs और MNAs भी गए हैं। ये बताइएगा कि MNAs और MPAs जो जहांगीर तरीन साहब के साथ गए वो किसे और क्या पैगाम देना चाह रहे थे? देखिए जी, तरीन साहब के साथ जाना हमारा फ़र्ज था क्योंकि हमें पार्टी में लाई तरीन साहब से।
बाकी तरीन साहब की उनके साथ 10 साल की मोहब्बत है, दोस्ती है। जहाँ 10 साल वाली दोस्ती की अहमियत नहीं है तो हमारी 2 साल वाली की पार्टी ज्वाइन करने की क्या अहमियत होगी। हमें वो लाए थे, जब चाहे हमें लेके चले जाए हम साथ चले जाएंगे। बाकी उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था, सारे अपनी मोहब्बत से खुद आए थे। देखिए, एक तरफ 10 साल की मोहब्बत है, 10 साल की मोहब्बत वाले वहां दिखाई नहीं दिए, 2 साल की मोहब्बत वाले हावी हो गए। आज जहांगीर तरीन साहब ने उससे पहले अपने घर में नाश्ता भी रखा हुआ था, कोई सियासी इकट्ठ भी था, वहां पर क्या पैगाम सर सियासी देखिए सियासी कट नहीं था, सियासी कट नहीं था। हम खुद वहां पहले चले गए ताकि हमने कहा सर के साथ ही निकले सारे। तो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से कोई खास पैगाम भी आपको दिया गया 8 MPs को? नहीं, कोई खास पैगाम नहीं दिया गया। बस हमने खुद का सर हम आपके साथ है। क्यों दोस्ती लगा के दोस्त औखे टाइम में दोस्त नहीं छोड़ता। नहीं, आपकी तरफ ना दोस्त को जलील करता है। खुदा साहब, आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है ना कि कुछ 30 आजाद हैसियत में MNAs बिल्कुल हैं जिनमें बिल्कुल है, गुजरा भी है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और वो जहांगीर तरीन साहब के एक इशारे के ऊपर लब्बैक कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो क्या इशारा हो सकता है? जहांगीर तरीन साहब आपको क्या इशारा कर सकते हैं? तरीन साहब जो इशारा करें हम बिस्मिल्लाह करेंगे। नहीं, वो क्या हो सकता है खुरम लगारी साहब? इशारा क्या वो सर देखिए सर देखिए, लीडर जो फैसला करे ना, लीडर के हर फैसले को बिस्मिल्लाह करते, लीडर की मर्जी जो फैसला करते। नहीं, एक लीडर इमरान खान साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वजीर आजम साहब हैं। एक जहांगीर खान तरीन साहब हैं जो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाए। अगर मेरी बात सुने, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, हमारे मोहसिन हैं, लेकिन एक बात करो, हम भी तो रुस्वा हुए उनसे। उन्होंने कौन सी हमें खुशी दी है? यूथ को कौन सी खुशी दी है? हमारे साथ वादे करके वादे खिलाफी हुई है। क्यों सर? मैंने कहा था कि यूथ बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ यूथ का होना चाहिए, 18 साल से लेकर 25 साल के लड़कों का होना चाहिए। क्यों पुराने लोग हावी हैं? वजह यूथ जाए, डंडे उठाए, कैंपेनें करे, बाद में सिला क्या मिले? जीरो। मेरे साथ वादा हुआ ADP में आपकी स्कीम डाली जाएगी, नहीं डाली जाएगी तो असेंबली के बाहर मैं धरना दूंगा। अब देखें ना खुरम लगारी साहब, ये जो आपके रिजर्वेशंस हैं, जो आपके शिकवे और शिकायत हैं, ये सेनेट इंतखाब से पहले भी हमने सुने, लेकिन उसके बाद ये बर्फ निकल जाती है। वो कहते हैं कि कुछ लोग खड़े होते हैं। लिसन टू मी सर, मेरी बात सुने, मैं बलोच का बच्चा हूँ, मेरी बर्फ पिघली नहीं है। हमसे टाइम मांगा गया ADP की स्कीमों तक, नहीं डालेंगे तो आप देख ही लीजिएगा, हम बाहर रहेंगे। मेरे साथ मेरी पूरी यूथ होगी। बाकी तरीन साहब के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह यूथ ठहरी हुई है, क्योंकि यारी लगा के निभाना भी नस्ली लोगों का काम होता है। देखिए, बड़ी दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। देखिए, सियासत के अंदर वजादारी भी होती है और कहते हैं सियासत के सीने में दिल भी नहीं होता, भरम भी होता है। देखें जी, ये सियासी कुर्सी ना बेवफा चीज, आज किसके पास है, परसों किसके पास है। आपके पास इखलाक रहते हैं, हम वो बड़े ज़र्फ वाले लोग हम नहीं बोल सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन 30 लोगों की बात आप कर रहे हैं, वो 30 लोग अपना घोंसला आने वाले दिनों में बदल भी सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि किसी की मुलाकात सर बात सुने, पंजाब में हुकूमत भी तरीन साहब नहीं बनवाई थी, इवन के सेनेट के इंतखाब में भी सर ने ताउन किया पूरा। यकीन करेंगे, आज मैं सर की गाड़ी चला रहा था, सर ने एक बात की, मैं बड़ा हैरान हुआ। सर ने कहा कि मैंने 48 घंटे ड्राइव की थी खान की खातिर, 48 घंटे मेरे पाँव सूज गए थे। मैंने कहा सर, जहां आपको इतनी मोहब्बत के बावजूद वफा नहीं मिली तो सर हम क्या चीज़ है? हम यूथ तो वैसे रूल गई है। अच्छा, ये बात जो आप कर रहे हैं, जहांगीर खान तरीन साहब यकीनन उन्होंने बड़ा एक करीब वक्त गुजारा है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है तो बहुत बड़ा क्रेडिट उसका सेरा जहांगीर तरीन साहब के सर है। जो इंसान अपने करीबी यार को नहीं पहचान सकता ना, जो इंसान अपने करीबी यार को नहीं पहचान सकता ना, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। मुखलिस यार को, बेलोस यार को नहीं तो बाकी सर आज जो उनके ऊपर FIR, उनके ऊपर 4 FIR किस चीज़ की है? चलो ये बता दो, 4 FIR उन पे हो गई है। ये जातियात नहीं है तो क्या है? जुल्म नहीं है तो क्या है सर? केस उन पे अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, उनके ऊपर 4 FIR होगी सर, यही तो ज्यादती है। अच्छा, आज उनके ऊपर हुई, कल हमारे ऊपर होंगी। आप उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, आप बड़े करीब थे, आपके साथ कुछ राज़ो न्याज़ की बातें भी की होगी। जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि देखिए 1 साल से ये सब कुछ हो रहा है। एक बात बोलूं, मैं लास्ट टाइम जब सर से मिला था, तो मैंने जब खान साहब से मिलने गया था, मुझे सर ने एक बात की थी, खुरम खान को अकेला नहीं छोड़ना, खान का साथ देना। तब भी उनके ऊपर ज्यादती हो रही थी, सर ये एक बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, जहांगीर तरीन साहब ने आपको क्या कहा है कि खान साहब को कौन मिसगाइड कर रहा है, या जहांगीर तरीन और खान साहब के दरमियान दूरियां कौन पैदा कर रहा है? ना देखें ना, मैंने पूछा ना, सर ने बताया ना, मैंने पूछा, हमारा हक नहीं बनता हम सर से पूछे। सर का जो हुक्म है बिस्मिल्लाह खत्म। वो देखे ना, जब दोस्त बनाओ तो उसको गो हेड दो।
देखिए ना, आज जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि 1 साल से मैं बड़ी खामोशी से बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन अब उन लोगों को बेनकाब किया जाएगा। वो लोग कौन है? बिल्कुल खान का काम है, ये खान का काम है कि खान को कौन ब्रीफ कर रहा है। नहीं, कुछ वर्किंग आपकी भी तो हालांकि होगी ना? खान साहब का हक था, देखिए खान साहब का हक था, इन्हें भी बुलाते उन्हें भी बुलाते, बिठा के बात करते। ये होता बड़े ज़र्फ वालों का काम। दो अगर ग्रुप में नाराज होते तो दोनों को बिठाया जाता है, फेंक नहीं दिया जाता। ये हमेशा इकट्ठा करके सरमाया थे। हमारी पार्टी में यही बता दे कौन सा प्रोजेक्ट हुआ और कौन सी वफा हुई है, किसके साथ वफा हुई है। छोटा सा सवाल है, यूथ के साथ भी वफा नहीं हुई, और किस बंदे के साथ जो पार्टी के साथ मुखलिस था किसके साथ वफा हुई है, बता दे एनी वन पर्सन। नहीं, ये तो आपसे पूछना चाहिए, यकीनन आपके लोग आपसे पूछते होंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट आपसे सवाल करते होंगे, लेकिन खान सर साहब का देखिए एक नारा मुझसे कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछती है, मैं क्योंकि उनकी क्रॉस द बोर्ड एहतिसाब का, आपको नहीं लगता कि अगर वो सर जहांगीर तरीन साहब पे रुकेंगे? एहतिसाब सबका होना चाहिए। देखिए ये सबका होना चाहिए, किसको माफी दे। सर ने खुद का एहतिसाब हो करो मेरा, लेकिन ये तो जाते FIR हो जाए, ये जुल्म है। उनके बच्चों के भी अकाउंट सील कर देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है। नहीं, लेकिन जो FIR जहांगीर तरीन साहब पे हुई है वो तो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उस पर तो जमानत भी हो गई है। उसके मुकाबले में जो आसिफ अली जरदारी साहब पे, आसिफ अली जरदारी साहब पे हुई FIR वो नाकाबिल जमानत हुई। सर बात सुने, आपने क्या है बेलेबल ऑफेंस है, तो भाई हुई किस मद में है, हुई क्यों है? उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है, 3.25 सर अरब वो रुपए तो की चल मनी रहा है लॉन्ड्रिंग है। ना सर, वो तो अभी चल रही है ना, और अभी भी वो नैब की कस्टडी में तो नहीं है, FIA की कस्टडी में नहीं है, वो आज़ाद घूम रहे हैं। अगर आप इमरान खान साहब के जो सियासी लोग हैं, उनके मुखालिफिन हैं, उनको देखें तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है। नैब इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस पर उनको गिरफ्तार कर लेती है, जिस्मानी रिमांड होता है, जुडिशियल रिमांड होता है। ये सब कुछ तो जहांगीर तरीन साहब के मामले में नहीं है। सर फिर भी अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वक्त पे आता तो हम खान सर के साथ ठहरे होंगे, सर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, आपको भी जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि खुरम लगारी साहब एंड ऑल, आपने खान साहब को नहीं छोड़ना है एट दिस पॉइंट इन टाइम भी, क्योंकि सर ने खुद क्या मैंने PTI नहीं छोड़ी, मैं PTI के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने खून पसीना लगाया। जहांगीर तरीन साहब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इंसान को इकट्ठा किए सर, देखिए नहीं छोड़ी अभी तक, सर ने एक इंसान इकट्ठा किया है। पंजाब में हुकूमत की कौन सा आजाद बताए, कौन है सारे आजाद, जिसके साथ खाया जाता है उसके साथ वफा की जाती है, और जो इतनी बड़ी वफा की है उसके साथ छोटी सी वफा कर देनी चाहिए। देखिए, खान साहब को अब अंदाजा हो गया है कि उनका मुकाबला ऑपोजिशन के साथ नहीं है। 2.5 साल के अंदर हकीकी मानों में तब्दीली लाने का दावा वो कर रहे हैं। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर मेरी बात सुने, कर सकेगी? जहां पार्टी यूथ के नाम पे बनी थी, जब यूथ को ठोकरें मारी गई हैं, कौन सी यूथ मुझे बताया आगे लाई गई है? मैं पाकिस्तान का सबसे छोटा MP हूँ, मेरे साथ क्या हुआ? हमने अगर जाके काम किया तो हमारे पीछे टांगे खींच दी गई। हमने कहा भाई ये लो अपने झंडे लो, हमारी इज्जत से तो रहने दो, जान छोड़ो हमारी। जिस जगह पे इज्जत ना वहां से रहने से बेहतर है खामोशी से रहो, अपने हल्के के लोगों की खिदमत कर लो, वो बेहतर है। खुरम लगारी साहब, मैंने यूथ की आवाज उठाई, मुझे दबाने की कोशिश की गई, मैं बलौज का बच्चों में तो निकलूंगा, फिर निकलूंगा। नहीं, लेकिन खुरम लगारी साहब टाइम मांगा कब गया निकलेंगे हमसे। सर? कब निकलेंगे आप? सर, जब मुझसे- मिसमैनेजमेंट और मुझसे बैड भी- गवर्नेंस के अंबार लग जाएंगे, जिस वक्त लोग मेरी परेशान हो बात सुने, जाएंगे, यूथ जो है दरबदर की ये ठोकरें कब से खाएगी, मेरी बेरोजगार बात होगी। सुने, ये तो 2.5 साल से चल रहा है, 2.5 साल से चल रहा है। जिस कौम को अपनी हालत बदलने का शौक ना हो ना, रब भी उनकी हालतें नहीं बदलता। नहीं, लेकिन आप किस वक्त बदलेंगे, किस वक्त फैसला कर लेंगे कि अब आपने सर बदलना है? देखिए, मैंने पहले भी आवाज उठाई है, मैं ADP स्कीमों तक वेट करूं, मैं फिर आवाज उठाऊंगा। यानी मैं तो नहीं रोलता देख सकता, मैंने वोट लिया, मैंने उस वोट की सिला देना है, उसके बाद आप क्योंकि मेरे रब को भी कहां खड़े जवाब होंगे? देना है। किस पलड़े में वोट डालेंगे? फिर किसके साथ लाइजॉन करेंगे? सर एक बात सुने, ये हमारी मर्जी है, हमने हुकूमत को वोट दिया, हुकूमत तो अपने फर्ज अदा करे, हुकूमत तो फर्ज निभाए। तो ये समझा जाए खुरम लगारी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आने वाले 3-4 महीने बड़े क्रूशल है पंजाब के महाज के ऊपर, और ये जो 30 लोगों सर का मैं भी नंबर आने आप वाले दे रहे हैं, 5-7 ये दिन कहीं भी में, बैठ सकते हैं। सर मैं भी आने वाले 8-7 दिन मुश्किल हो। नहीं, इसको एक्सप्लेन करें, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आने वाले ये पेशी के दिन तक बहुत मुश्किल हो सकते, कुछ भी हो ये सकता। बहुत मुश्किल है, और ये किसके लिए मुश्किल होंगे? बुज़दार साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए? और सर बुज़दार साहब चला क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आती। बुज़दार साहब चला क्या रहा है? कौन खुश है? अपनी हुकूमत पार्टी खुश नहीं है यार, उनका नाम मुफ्त में लेके आ जाते हो। लीडरशिप में बात करो ना। वो कहते हैं ना सुम्मुम बुक्मुम यूनिफॉर्म यार, जो दोबारा से मैं वही बातें स्टार्ट कर रहा हूं उनके खिलाफ। सरदार ऐसा नहीं होता, सरदार का मतलब है सर झुकाने वाला।
बस इतना कहूँगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम लगारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी खुरम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े नाला दिखाई दे रहे हैं, शिकवा कुना दिखाई दे रहे हैं कप्तान के साथ भी, क़यादत के साथ भी। और जहांगीर तरीन साहब वो कह रहे हैं कि 10 साल का ताल्लुक है, सिलसिला है, लेकिन 10 साल की रफाकत जो है उसको भुला दिया गया, तो हमारी 2 साल की रफाकत का है। और वो ये भी इंदिया दे रहे हैं कि जहां जहांगीर तरीन साहब कहेंगे वो वहीं पर खड़े होंगे। और आइंदा आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। होने क्या जा रहा है जनाब, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक कॉमनर के लिए भी आने वाले दिन बड़े क्रूशल है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और उसके ऊपर कितने भारी होने वाले आने वाले दिन, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, माहिर इक्तसादी अमूर, हुकूमत की माशी टीम का हिस्सा आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्की इक्तसादी सूरत हाल पर वर्ल्ड बैंक की जानिब से हालिया रिपोर्ट कोई बेहतर और मस्बत आशारिये बयान नहीं कर रही है। वो ये नहीं बता रही है कि किस तरह आम आदमी का मयार जिंदगी उसे बेहतर होता हुआ, बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम में जाने से पाकिस्तानी मईशत मुख्तसर दौरानिये के लिए सुखड़ेगी। इससे पहले कोविड-19 का जो असर है उससे 30% आबादी पहले ही गुर्बत की खाई में जा गिरी है। IMF ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की शरह नमू 1.5% रहेगी। रवा साल महंगाई और गुर्बत में इजाफा होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ये क्लेम करती है कि शरह नमू 2.1% होगी। स्टेट बैंक, जिसे खुद मुख्तार किया गया है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का जिम्मेदार करार दिया गया है कि उसको कम किया जाएगा, आम आदमी के हालात बेहतर होंगे अगर इन्फ्लेशन कम होगी। स्टेट बैंक ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन तो अपनी जगह पर, लेकिन शरह नमू 3% रहेगी। यानी एक तरफ 3% बयान की जा रही है, हुकूमत 2.1% कह रही है, IMF ये कह रहा है कि 1.5% से ज्यादा नहीं होगी। और वही वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि IMF प्रोग्राम में जाने से हमारी मईशत सुखड़ेगी, उसमें कोई बेहतरी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक मईशत है, मुख्तलिफ तस्वीर है। हमने एक गवर्नर से बात करने की कोशिश की है कि इस वक्त एक आम आदमी किस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, मुल्क भर से लोगों के तासुरात जानने की कोशिश की है। वो तासुरात सबसे पहले आपके सामने रखता है। नहीं, महंगाई पे तो ये कभी भी काबू नहीं पाएंगे। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रमज़ान से पहले क्या, रमज़ान के बाद भी नहीं काबू पाएंगे। आटा तो वैसे भी नहीं मिल रहा, वो तो दे ही नहीं रहे। चीनी भी नहीं मिल रही, जो मिल रहा वो भी डबल रेट पे ही मिल रहा है। चिकन ही देख लें आप, 350 पौने 400 है ना। महंगाई का इस वक्त मतलब तबका है ना बहुत ज़्यादा, वो महंगाई की वजह से कमज़ोर होकर उनकी कमर टूट चुकी है। चीनी बताते हैं जी, वो गवर्नमेंट कहती है जी 85 रुपीज़ किलो से ज़्यादा ना दें। अब वो जब मिलेगी नहीं लोगों उनको, उन्होंने तो 110 की भी लेनी है, 115 की भी लेनी। साल रमज़ान में ऐसा ही होता है कि महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो अपने अरूज पे पहुँच जाती है। और हमेशा की तरह गरीब आवाम ये सोच रही होती है कि सहरी कैसे होगी, इफ्तारी कैसे होगी। चिकन इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ, इमरान खान के साथ हैं। शेर रशीद साहब नजूमी बने हुए हैं जी, फलाना ये टूट गया, PDM ये हो गई, वो हो गई। उसको ये नहीं शर्म आ रही कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है। इमरान खान को बड़े मशवरे देता है, ये भी मशवरा देना उसको कि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। अब ये एक आम आदमी का दुख है, एक आम आदमी की तकलीफ है और उसकी मुश्किलात हैं जो वो बयान कर रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि 2.5 साल हकीकी मानों में तब्दीली के साल होंगे। असल में अब टेक ऑफ करना है, अब आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, बात करेंगे माहिर इक्तसादी अमूर और खान साहब की माशी टीम का अहम हिस्सा डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगले 2.5 साल हकीकी मानों में तब्दीली के साल होंगे, जबकि IMF की रिपोर्ट ये कह रही है कि रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी की शरह में इजाफा देखा जाएगा। हुकूमत प्रेडिक्ट कर रही है कि हमारी शरह नमू तकरीबन 2.1% होगी। IMF कहती है नहीं 1.5% होगी, जबकि स्टेट बैंक उसको 3% प्रेडिक्ट कर चुका है। तो मईशत एक है, लेकिन ये तस्वीर मुख्तलिफ क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए, तस्वीर इसलिए भी मुख्तलिफ होती हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को हम अच्छी तरह जानते हैं, इसमें नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है उसका एक मेजर कंपोनेंट शामिल है। और एक्चुअली ये आर्गू किया जा सकता है कि हमारी GDP जो ग्रोथ होती है वो अंडर रिपोर्टेड होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है उसके बारे में तो एक पिक्चर जो है वो दी जा सकती है, लेकिन जो अनडॉक्यूमेंटेड और इनफॉर्मल इकॉनमी है वो कितनी परसेंटेज बढ़ती है वो कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो वेरिएबिलिटी की गुंजाइश है वो रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अगले 2.5 साल जो है वो
तब्दीली का साल, तो उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट जो देखने को मिलेगा। एक तो अगर कोविड पे काबू पा लिया गया जो थर्ड वेव पे, और किसी किस्म के एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से ना गुजरना पड़ा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आपको रिवाइव करती नजर आएगी। लेकिन उसमें उससे भी ज्यादा जो एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, वो पैराडाइम शिफ्ट टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाने का, कि वो जो टारगेटेड जो अमीर और गरीब का फर्क है उसको देखते हुए अगर आप अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देते हैं कैसे मुल्क में जिसमें कि इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा हो, तो वो शायद एक अनएफिशिएंट वो सब्सिडी का मैकेनिज्म होता है। लेकिन आपने टारगेट करना उन लोगों को जो लोअर इनकम अर्नर हैं, जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर हैं, और फिर उन तक जो है बेनिफिट्स को पहुंचाना, वो एक मेजर चैलेंज है। और अगर हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, जो कि वो एहसास के जो वेलबींग स्कोर कार्ड है उसकी मदद से और डाटा ट्रायंगुलेशन से, नादरा के डाटा से और बाकी डाटा से करना चाह रही है, अगर हुकूमत वो कामयाब हो जाती है, तो ये वाकईतन एक तब्दीली होगी कि उन लोगों तक उनका हक पहुंचाया जाए। देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त हुकूमत को इस बात का इदराक है कि हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज इस वक्त ऑपोजिशन या पीडीएम इत्तेहाद नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि आवाम को अशियाए ज़रूरिया उनकी दहलीज पर पहुंचाना, उनकी दस्तरस में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, लोगों ने रोज़े रखने हैं, ऐसे में जो दालें, चीनी, घी, बेसन, इस तरह की जो अशियाए खुरोनोश है, उनको आवाम की दस्तरस में लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप देखिए कि IMF ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि महंगाई की शरह 8.7% होगी, हम ये कहते हैं नहीं 6.5% होगी। तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, महंगाई तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर आसानी आएगी या भी डिफिकल्टीज तो बढ़ेंगी कॉमनर के लिए? देखिए, जो ट्रांजिशन है, जो किसी भी चीज़ की जब ट्रांजिशन होती है तो उसमें जो ट्रांजिशन कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ती है। हुकूमत को इस वक्त सिर्फ इस चीज़ के लिए माइंडफुल होना है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो IMF प्रोग्राम के अंडर वो लाना चाह रहे हैं, उसका जो ट्रांजिशन कॉस्ट है वो एक अवाम जो है, स्पेशली जो आपके लोअर इनकम अर्नर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर, उनको ना भुगतनी पड़े। उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो एक साइमल्टेनियस पॉलिसी होगा, जो कि हुकूमत को दोनों साथ साथ चलानी होंगी। तो ये इंतज़ार नहीं किया जा सकता कि पहले मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए और उसके बाद जो है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का सोचा जाए, और ये भी नहीं किया जा सकता कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको पशपुट डाल दिया जाए, मज़ीद कर्जे लिए जाएं और सिर्फ अवाम जो है उनको प्रोटेक्ट करने का देखा जाए। तो जो दो पैरेलल स्ट्रेटजीज़ है, और मेरा ख्याल है इन दो पैरेलल स्ट्रेटजीज़ पे चलना होगा। रही बात रमज़ान में जो महंगाई की, तो ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक हिस्टोरिकल फीचर है कि वो रहमतों और बरकतों का महीना, जिसमें कि मुसलमान जो हैं वो इबादत की तरफ उनका जोर होता है, वहाँ पे जो प्रॉफिटियर्स होते हैं, बदकिस्मती से उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उस एक महीने में कमा लिया जाए। उसमें होर्डिंग भी देखने में आती है, उसमें पेरिशेबल कमोडिटी जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा होता है। यस, थोड़ी सी जो तलब है, तलब में भी इजाफा होता है, लेकिन जो तलब के मुकाबले में जो कीमतें हैं, हम देखेंगे नींबू की कीमत, टमाटर की कीमत, आलू की, बेसन की, प्याज की, ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन मुर्गी के गोश्त की, ये चीज़ें एकदम से इनकी कीमतें बढ़ेंगी। और ये एक फ्लक्चुएशन है जो कि बदकिस्मती से हर साल रमज़ान में हमें देखने को मिलती है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से ही कंट्रोल किया जा सकता है, या हम अपने समाजी रवैये जो है वो बदलने होंगे, और इसमें मीडिया भी एक रोल प्ले कर सकता है। लोगों को बताना होगा कि इबादत जो है वो सिर्फ रोजे रखना। डॉक्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंतजामिया हरकत में आनी चाहिए, पूरी की पूरी मशीनरी को मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर फोकस्ड होकर काम करना चाहिए ताकि लोग आसानी से कम रोजे रख सके। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो चीनी वाला मामला है, जिस पर FIA भी हरकत में दिखाई दे रहा है, FIA का शिकंजा भी सख्त हो रहा है, FIRs भी बड़ी बेलेबल ऑफेंसेस के साथ दर्ज की जाती हैं। मुझे बताइएगा कि अब एक बार फिर हम 50,000 मेट्रिक टन चीनी जो है उसका टेंडर करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ चीनी तो वाफर मिकदार में मौजूद है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं असल में होर्डिंग होती है, इस वजह से मिलती नहीं है, 110 रुपये में पहुँच जाती है, तीसरी तरफ हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, पेरिशेबल आइटम्स को धड़ाधड़ इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये कुछ सस्टेनेबल पॉलिसी है, ये स्ट्रैटेजी है, या आप समझते हैं कि बस हुकूमत भी टामक टोंगियाँ मार रही है? नहीं, देखिए ना, हुकूमत ने 85 रुपीज़ जो थी वो शुगर का रेट जो है वो मुकर्रर किया, लेकिन सुपीरियर कोर्ट में वो चैलेंज हो गया, कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया।
ये पहली दफ़ा है कि आपको जो है एक लॉ में चेंज करके पंजाब में जो केन कमिश्नर है और जो डीसीज हैं उनको जो अख्तियार दिए गए हैं कि शुगर मिल्स जो हैं उनके रजिस्टर्ड होलसेलर्स और उनके रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट जो है उनकी लिस्ट में होलसेलर्स और स्टॉकिस्ट के लिए रजिस्टर्ड होना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया। तो अभी तक 72 सालों में कभी किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ये मैंडेट ही नहीं था कि वो शुगर मिल से पूछ सकता कि वो कितनी चीनी पैदा करके उसको बेच किसको रहे हैं, और यही वजह है कि उसमें जो सट्टाबाजी है वो आपको बनती हुई नजर आ रही थी। तो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जाहिर है कि इसका एक हफ्ते में या एक महीने में आपको शायद वो नहीं मिलेगा रिजल्ट, बल्कि शुरू में शायद चीनी थोड़ी सी होल्ड होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये अल्टीमेटली अगर इस पॉलिसी पे कंसिस्टेंटली अमल किया जाता है और अगर गवर्नमेंट जो है वो अपील में जाती है हाई कोर्ट में और जो स्टे ऑर्डर जो लिया है शुगर मिल एसोसिएशन ने उसको वो कैंसिल करवाने में कामयाब हो जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि रमज़ान के बाद चीनी का रेट जो है उसको स्टेबल ना किया जा सके, क्योंकि चीनी की होल्डिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी अगर वो अनरजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट को या अनरजिस्टर्ड जो होलसेलर्स हैं उनको बेचेंगी जो शुगर मिल से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी, माहिर इक़्तिसादी अमूर, हुकूमती माशी टीम का हिस्सा, हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे कोरोना वायरस से मुतालिक बात करनी है और एक ऐसे वक्त में करनी है कि जब मैं खुद इस वायरस का शिकार हूँ और घर में आइसोलेट हूँ, आइसोलेशन से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहा हूँ। ऐसे में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है। कोरोना वायरस का शिकार अफराद यकीनन महसूस भी करते हैं और उन्हें अंदाज़ा भी है अच्छे तरीके से कि कोरोना वायरस कितना बैडली इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। तो खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखें, अपने अजीज़ो अकारिब दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। और वो तभी मुमकिन है कि जब आप एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, हाथों को बार बार अच्छी तरह से धोएंगे और खुदारा इसको संजीदगी से लें, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली 2 वेव से डायनामिक्स के अंदर भी मुख्तलिफ है, अपनी शिद्दत के अंदर, इंटेंसिटी के अंदर भी मुख्तलिफ है। अगर पहली 2 वेव्स के अंदर एक शख्स से तकरीबन 3 लोगों तक ये वायरस फैल रहा था, तो एक ही कमरे के अंदर अगर 8 से 10 लोग मौजूद हैं तो 8 से 10 लोगों तक इस वायरस का स्प्रेड है। और ख़ास तौर पे आप सब जानते हैं कि बच्चों में भी बड़ी तेज़ी से ये वायरस अब फैल रहा है और बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन भी मौजूद नहीं है। आज के अगर आदाद शुमार आपके सामने रखें तो लगातार दूसरा रोज़ है कि हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है। मजमूई तौर पर 15,000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, यानी कोरोना वायरस की हलाकत खेज वार बड़ी तेज़ी से जारी है। ऐसे में हमारे पास एक ही तरियाक है और वह है वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमारे यहाँ उतना स्पीड अप, उतना गेयर्ड अप नहीं है जितना होना चाहिए है। ब्लूमबर्ग आलमी जरीदा है और आलमी जरीदे की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 75% लोगों को वैक्सीनेट करने में शायद 10 साल का अरसा लग जाएगा अगर हम इसी पेस के साथ, इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। आज सिंध की सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो ने कहा 75 से 80% लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए ऑब्वियसली एक एफिशिएंट प्रोसेस रिक्वायर्ड है, लेकिन बदकिस्मती से वो एफिशिएंट प्रोसेस हमारे पास नहीं है, ना ही उतनी एफिकेसी ऑफ वर्क है, ना ही उतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे पास ये डोजेज आ रही हैं कि हम लोगों को बड़ी तेज़ी से लगा सके, और ना ही अभी तक लोगों का वो रुझान है और बड़ी तेज़ी से लोग उसकी जानिब माइल भी हो रहे हों। ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब तक लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर लिया जाता तब तक ये खतरा तो मंडलाता रहेगा। और एक रिपोर्ट जो ब्लूमबर्ग की है उसके मुताबिक यूक्रेन है, उसमें ईरान है या बांग्लादेश है, ये वो ममालिक है जिनको 10 साल लग सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया है, अमेरिका है, इसराइल है, जो 3 महीने के अंदर वैक्सीनेशन के अहदाफ पूरे कर लेंगे, यानी वो अपनी 75% आबादी को वैक्सीनेट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मामला अगर यूं ही जारी रहे, इसी तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मामला आगे बढ़ता रहा, तो शायद हम अगली दहाई के अंदर भी मुमकिन ना हो सके लोगों को वैक्सीनेट कर सके। और फिर आपको पता है कि जैसे साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से अपनी शक्लें भी तब्दील कर रहा है, वो वैक्सीन जो 1 साल पहले कारामद है, जो पहले और दूसरे स्ट्रेन में थी, हो सकता है तीसरे, चौथे और फिर 5वें स्ट्रेन में जब कोरोना अपनी शक्ल तब्दील कर ले तो वैक्सीन कारामद ना हो। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल कि ना सिर्फ एहतियाती तदाबीर अपनाएं बल्कि अपने आप को वैक्सीनेट भी करा लें, अपने बुजुर्गों को वैक्सीनेट करा लें। और आपको पता है कि 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए अब वॉक इन
रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, वॉक इन वैक्सीनेशन हो रही है कि आप जाइए, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड दिखाइए और बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, आप वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। एक डोज लेंगे, उसके बाद 21 रोज़ का इंतजार करना पड़ता है सेकंड डोज के लिए। तो अपने बुजुर्गों को वैक्सीनेट करा लें, 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करा लें, और जो ये दर्जा आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप अपने आप को भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। और कमर्शियली क्योंकि लोगों ने अब वैक्सीन इंपोर्ट करना शुरू कर दी है, स्पुतनिक 5 जो रशियन वैक्सीन है वो भी अब अप्लाई हो रही है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं उस वैक्सीनेशन को लें, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो सदका जारिया समझकर उनके साथ भी उनकी हेल्प करें। महदूद रहिए, महफूज रहिए। हम बार बार आपको ये पैगाम दे रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म की सूरत, और उस वक्त दे रहे हैं कि जब हम खुद इस वायरस से गुजर भी रहे हैं और इसका शिकार भी हैं और इसको महसूस भी कर रहे हैं। तो खुदारा अपना, अपने घर वालों का, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।